नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट थर्ड हिस्ट्री का पहला पेपर आधुनिक भारत का इतिहास, उसकी पहली इकाई का जो पहला टॉपिक है विद्यार्थियों, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, ये आज हम करेंगे। विगत व्याख्यान की हम बात करें तो विगत व्याख्यान में हमने सिलेबस की चर्चा की थी विद्यार्थियों। उसमें आपको यह स्मरण करवाया गया था कि 5 इकाइयाँ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके इस पेपर में रहेंगी और 5 इकाइयों के जो टॉपिक्स थे उन पर हमने चर्चा की थी। साथ ही पेपर स्कीम के बारे में मैंने बताया था कि किस प्रकार से हमारा जो पेपर है वो डिज़ाइन होता है और अंकों का विभाजन 3 जो अलग अलग सेक्शंस में वो आता है। पहला सेक्शन है जो विद्यार्थियों 20 नंबर का, जिसमें छोटे प्रश्न होते हैं 50 शब्दों में जिनका उत्तर देना होता है। फिर जो सेक्शन बी है उसमें विद्यार्थियों 5 प्रश्न करने होते हैं, वो 35 नंबर का है, 200 शब्दों में उत्तर देना होता है। और जो सेक्शन सी है उसमें से आपको विद्यार्थियों 3 प्रश्न करने होते हैं 45 नंबर के, एक प्रश्न 15 नंबर का। इस प्रकार से ये पेपर स्कीम मैंने आपको बताई थी और सन 2020 का जो एक पेपर है वो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया था। आज के व्याख्यान में यूरोपीय शक्तियों के आगमन में सबसे पहले आपको जानकारी रहे कि पुर्तगालियों का आगमन हुआ था भारत में। आप जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही बहुत संपन्न देश रहा है। सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता था, दूध दही की नदियां जहां बहती थी, ये संपन्नता लोगों को आकर्षित कर रही थी दुनिया भर से। भारत के व्यापारिक संबंध भी दूर दूर तक विदेशों के साथ में थे। रोम साम्राज्य की हम बात करें तो उसके साथ हमारे संबंध सिकंदर से पहले, सिकंदर जो कि इधर 326-27 ईसा पूर्व में आता है, उससे भी पहले हमारे यहाँ से रोम के साथ व्यापार होता था। परंतु भारतीय माल, जो भारतीय सामान है, उसकी मांग यूरोप में 12वीं सदी के प्रारंभ में धार्मिक युद्ध जो हुए, जिनको क्रूसेड कहा जाता है, उसके बाद में डिमांड बढ़ गई। 1453 में जब ऑटोमन साम्राज्य तुर्कों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, ऑटोमन साम्राज्य स्थापित हो गया, तुर्कों का साम्राज्य स्थापित हो गया, तो यूरोप के देश भारत का सामान उस रास्ते से अब वो व्यापार नहीं कर सकते थे। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। वो व्यापारियों से लूट मार करते थे, उनको मार भी देते थे, सामान छीन लेते थे, क्योंकि तुर्की ने जो व्यापारिक मार्ग था उसको अवरुद्ध कर दिया था, जिसको सिल्क रूट कहा जाता था। इस समस्या के समाधान हेतु यूरोप के विकसित देश समुद्री मार्ग की तलाश करने लगे। वो जो रास्ता था धरती का रास्ता था, अब समुद्र के रास्ते की तरफ अग्रसर होते हैं। समुद्री मार्ग से भारत आने में जो सफलता है, भारत में पहुंचने में जो सफलता प्राप्त हुई, वो सबसे पहले पुर्तगालियों को हुई। आपको याद है वास्को डी गामा 1498 में हमारे भारत के जो पश्चिमी तट है वहाँ वो पहुँचा था, कालीकट बंदरगाह पर, अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए। पुर्तगालियों का अनुकरण करते हुए भारत में फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं और अंत में फ्रांसीसी आते हैं। तो ये जो 4 प्रमुख शक्तियाँ हैं, इस पर विद्यार्थियों प्रश्न आता है कई बार कि सबसे पहले कौन आया। तो बहुत से विद्यार्थी गलती कर देते हैं, वो अंग्रेज लिखते हैं। स्मरण रहे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, तीसरे नंबर पे अंग्रेज़ों का स्थान है और फिर फ्रांसीसी पहुंचते हैं।
ये चारों विदेशी जातियां भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आई थी। यह संभवतः उन लोगों को भी पता नहीं होगा कि हम भारत में व्यापार करते करते वहाँ के संप्रभु भी बन जाएंगे, यानी कि राजनीतिक सत्ता भी प्राप्त कर लेंगे। ऐसा उनका कोई टारगेट नहीं था, कोई विचार नहीं था, उन्होंने सोचा नहीं था। तो 15वीं सदी में समुद्री मार्ग की खोज हुई। यूरोप वासियों के भारत आगमन ने भारत के आधुनिक इतिहास में एक नवीन युग का समावेश कर दिया। भारत में एक नवीन संस्कृति और सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। वास्को डी गामा जब पहुंचता है कालीकट, 1498 तारीख 20 मई बताई गई है, उस समय कालीकट भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। वहाँ के शासक का नाम था जेमोरिन। जेमोरिन ने वास्को डी गामा का बढ़िया स्वागत किया। उस स्वागत से पहले अरब व्यापारी जो कि कालीकट में व्यापार कर रहे थे, वो भी विदेशी थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि हमारे जो हैं हमारे से प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग आ गए। जो व्यापारिक लाभ हम यहाँ से उठा रहे हैं वो व्यापारिक लाभ अब पुर्तगाली उठाएंगे, ऐसा सोच के वो लोग द्वेष करने लगे। 1499 में वास्को डी गामा भारत से वापस लौटता है और यहाँ से जो सामान लेके जाता है, उस सामान को देख करके पुर्तगाल का राजा, पुर्तगाल के लोग, वहाँ के मंत्री, सभासद, उनके वो दंग रह जाते हैं कि यहाँ से इतनी वैरायटी की चीज़ें वहाँ जाती हैं। 1501 में 1501 में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है और 1503 ईस्वी में कन्नूर नामक स्थान पर एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना होती है। पहले कालीकट में भी की उन्होंने, अब कन्नूर में उन्होंने कर ली, जिनको व्यापारिक कोठी कहा जाता था। ये जो कोठियां हैं, ये दुर्ग एक किले के रूप में होती थी। अरब व्यापारियों के द्वेष को समाप्त करने की नीयत से पुर्तगालियों ने समुद्र में स्थित अरबों के व्यापारिक केंद्रों पर अधिकार कर लिया और उनके जो प्रतिद्वंदी थे अरब, वो अब उनकी तरफ से कोई चुनौती थी वो समाप्त हो गई। और वास्को डी गामा विद्यार्थियों कोचीन में 1524 ईस्वी में उसका देहांत हो जाता है। इस प्रकार आपको ध्यान रहे कि भारत में जो वास्को डी गामा है वो यूरोप की तरफ से आने वाला एक पहला एक वो यात्री है जो व्यापार करने की दृष्टि से, इन दृष्टि से आता है। पुर्तगालियों के भारत आने के जो मुख्य उद्देश्य इतिहासकार समझते हैं, उसमें एक तो ये है कि वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। दूसरा, अरब और जो यूरोपीय प्रतिस्पर्धी जो आपस में उनमें एक प्रतिस्पर्धा थी, और जिनेवा के जो व्यापारी हैं, जिनेवा के व्यापारियों को समृद्ध पूर्वी व्यापार से बाहर निकालना, यानी कि कुल मिलाकर के व्यापारिक उद्देश्य, पहला धार्मिक उद्देश्य, दूसरा व्यापारिक उद्देश्य। ये दो कारणों को लेकर के भारत में पुर्तगाल के लोग, पुर्तगाल व्यापारी भारत में आते हैं। यदि हम बात करें पुर्तगालियों के प्रभुत्व की, तो
पुर्तगालियों ने 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी तक इन्होंने कालीकट, कोचीन, कन्नूर 3 व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए थे और अपना एक यहाँ पर उन्होंने वायसराय नियुक्त कर दिया जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये जो 1515 तक यहाँ पे रहता है, फ्रांसिस डी अल्मेडा 1509 तक यहाँ पर रहता है। 1515 तक उसका जो उत्तराधिकारी है अल्बुकर्क वो रहता है यहाँ पर। तो मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, 1505 से लेकर के 1509 तक फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और 1509 से लेकर के 1515 तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये यहाँ पर रहता है और यहाँ ये अपने व्यापारिक कार्य यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग भी बनवाते हैं और यहाँ व्यापार में मुनाफा कमा रहे हैं। अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा बीजापुर के सुल्तान, जो गोवा का जो स्थान है जिसको हम आज भी गोवा के रूप में देखते हैं, वो बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया और उसे पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बना दिया। 1511 में दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे महत्वपूर्ण मंडी मलाक्का भी उनके अधिकार में आ गई थी। इससे मसालों के व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके अलावा उन्होंने 1534 में बेसिन, 1535 में दीव, इन स्थानों पर भी अधिकार कर लिया। सालसिट बम्बई के जो है वो भी इनके साम्राज्य का अंग बन गया। बंगाल में, पूर्वी भारत में, देखिए विद्यार्थियों, अभी हम पश्चिमी मुहानों का जिक्र कर रहे थे। बंगाल जो पूर्वी भारत में हुगली नदी पर भी उन्होंने अपनी कोठी का निर्माण करवा लिया। 150 वर्षों तक सत्ता का उपभोग करने के उपरांत भारत में पुर्तगालियों की सत्ता का यूँ कहें कि क्षरण होने लगा या हाश होने लगा और उनके पास केवल गोवा, दमन व दीव रह गए। यदि हम बात करें कि इनकी पतन के क्या कारण थे, तो पतन के कारणों में विद्यार्थियों, एक तो जो अल्बुकर्क के उत्तराधिकारी जो वायसराय आए वे अयोग्य थे, स्वार्थी थे और वो उनमें एक राजनीतिक दृष्टि से जो सूझबूझ है वो भी नहीं थी। दूसरा, पुर्तगालियों ने यहाँ पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए थे। यहाँ के शासकों के प्रति कठोर नीति अपना रहे थे। अरबों के साथ में उनका व्यवहार पहले से ही कठोर था। तीसरा कारण 1565 विजयनगर की पराजय। 1565 में बनहट्टी में जब विजयनगर की पराजय हो गई तो दक्षिणी राज्य पुर्तगालियों के प्रति उनके अंदर शंका पैदा हो गई और वे उनको भारत से खदेड़ने के प्रयास करने लगे। विजयनगर के परास्त होते ही बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने अहमदनगर के सुल्तान से 1570 में पुर्तगालियों के विरुद्ध एक समझौता किया। जो कालीकट का जो शासक है वो भी इस समझौते में शामिल हो गया। कालीकट के शासक जो कभी आप देखिए वास्को डी गामा का वेलकम कर रहे थे, अब वो पुर्तगालियों के खिलाफ है और ये तीनों ने मिलकर पुर्तगालियों को भारत से निष्कासित करने का निर्णय लिया। चौथा कारण है पुर्तगालियों की धार्मिक कट्टरता, क्योंकि वे ईसाई का प्रचार करना चाहते थे। अपनी संख्या बल बढ़ाने के लिए उन्होंने जबरन मुस्लिम स्त्रियों से विवाह करना प्रारंभ कर दिया। स्वयं अल्बुकर्क ने मुसलमानों के साथ कठोरता का व्यवहार किया और 1540 में पुर्तगाल के जो ये यहाँ पर नुमाइंदे हैं, इन्होंने यहाँ के मंदिर मस्जिद को तोड़ना प्रारंभ कर दिया
और हुआ परिणाम ये कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इनसे घृणा करने लगे और भारत से इनको निष्कासित करने का प्रयास करने लगे। पांचवा कारण है, हिंद महासागर के समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने में भी पुर्तगाली असफल रहे। और जो इसका अगला कारण है वह है डच और ब्रिटिश कंपनीज, ये जो उसके दो प्रतिद्वंदी आगे ने हिंद महासागर में आने से, जब डच आ गए और अंग्रेज आ गए हिंद महासागर में, तो पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। और अंत में कहना होगा कि पुर्तगालियों की जो शासन व्यवस्था थी वो भी दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। वे भ्रष्टाचारी थे, भारतवासियों का शोषण कर रहे थे और उनकी इन नीतियों के कारण, चाहे उनकी आर्थिक नीति हो, चाहे धार्मिक नीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, अब हिंदुस्तान के राजा और हिंदुस्तान की प्रजा उनसे नफरत कर रहे थे और उनको बाहर निकालने के लिए वो कृत संकल्प थे। तो इस कारण से पुर्तगाली 150 साल के बाद, जो कि 1498 में आते हैं, वो विद्यार्थियों धीरे धीरे उनकी सत्ता कमज़ोर होने लगती है। अब हम बात करते हैं भारत में डचों का आगमन। पुर्तगालियों का अनुकरण करते हुए हॉलैंड निवासी जो डच हैं विद्यार्थियों, हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। हॉलैंड निवासी डच भी उत्मासा अंतरी पार कर वही जिस रास्ते से पुर्तगाली आए 1602 में भारत आए। वो 1498 में आए थे और ये 1602 में आए और उन्होंने अपनी कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच भी भारत में पूर्वी देशों से व्यापार करने ही आए थे। डॉक्टर ओम प्रकाश लिखते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूहों से गरम मसालों का व्यापार करना था। इस कारण उन्होंने भारत पर विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर भी उन्होंने सूरत, भड़ोच, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन के बाद मछलीपट्टम, चिनसुरा, पटना व आगरा में उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। इस पर डच व्यापारियों का ध्यान हिंद चीन पर ही केंद्रित रहा। उसके द्वीपों पर अधिकार करने हेतु उन्हें पुर्तगालियों से संघर्ष भी करना पड़ा। पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने को डच उसी प्रकार कृत संकल्प थे जिस प्रकार पुर्तगाली अरब व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त करने पर तुले हुए थे। तो पुर्तगाली जब आए, अरबों का व्यापार चल रहा था, उनको समाप्त करने का उन्होंने प्रयास किया। अब डच जो आए हैं वो पुर्तगालियों को समाप्त करना चाहते हैं और आपस में इनमें युद्ध भी होती है, एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाते हैं। डचों ने 1619 में जावा को विजित कर लिया, बिटेविया पर अधिकार कर लिया, मलक्का दुर्ग पर अधिकार कर लिया 1641 में। और ये बिटेविया जकार्ता वाला भाग, विद्यार्थियों हम पूर्वी दिशा पे बात कर रहे हैं। उन्होंने दक्षिण में 1658 में लंका से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। धीरे धीरे जावा, सुमित्रा, हिंदेशिया पर अधिकार कर लिया। भारत की बात करें तो भारत में डचों ने सूरत, अहमदाबाद तथा कोचीन, यहाँ पर इन्होंने अपना दृढ़तापूर्वक इन्होंने अपनी कोठियाँ स्थापित की। और अंग्रेज़ों के आने पर ये जो डचों का कारोबार चल रहा था वो 1796 में ये डच कंपनी बंद कर दी गई और डच जो है वो जल्दी ही भारत के जो यूँ कहें कि यहाँ के व्यापारिक मैदान से या राजनीतिक मैदान से वो यहाँ से उन्होंने अपना पैकअप कर लिया। अब हम बात करते हैं डचों के पतन की बात। तो इसमें डच भारत की अपेक्षा
मसालों के टापुओं में अधिक अभिरुचि रखते थे, क्योंकि उनको उससे अधिक आय थी। डच व्यापार भारी व्यापार, जो आउट एरिया व्यापार है, उस पर अधिक आधारित था। और डच भारतीय व्यापार में दिलचस्पी कम ले रहे थे। इसके अलावा इंग्लैंड की नौसेना ने कई आक्रमण करके डच की नौसेना को जर्जर कर दिया था, और फिर वो भारत में अपनी कंपनी की सुरक्षा डच लोग नहीं कर सके। तो कुछ ऐसे कारण थे। इसके अलावा एक ये कारण भी हम ले सकते हैं कि डच कंपनी के कर्मचारियों को भी पुर्तगाली जो कर्मचारी है उनकी भांति कम वेतन मिलता था, और फिर वो अपना निजी व्यापार करना चाहते थे, इससे कंपनी को घाटा होता था। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे डच जो है यहाँ से जल्दी ही उनका यूँ कहें कि पैकअप हो जाता है। अब हम बात करते हैं भारत में अंग्रेज़ों का आगमन, जो कि मुख्य शक्ति है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में एलिजाबेथ प्रथम का सुशासन काल था और इंग्लैंड अच्छी उन्नति कर रहा था। उसके शासनकाल को इंग्लैंड के इतिहास में गोल्डन पीरियड माना जाता है। व्यापार के क्षेत्र में भी इंग्लैंड बहुत प्रगति कर रहा था। वहाँ के वाणिज्यवादी चाहते थे कि इंग्लैंड की नाविक शक्ति को इतना सक्षम बनाया जाए जिससे केवल राज्य के आर्थिक हितों की सुरक्षा ही नहीं हो, अपितु साम्राज्य के विस्तार में भी सहायक हो। भाग्यवश 1588 में इंग्लैंड ने स्पेन को पराजित कर दिया, और अब यूरोप की प्रमुख समुद्री जो शक्ति है वो इंग्लैंड हो गया, और यूरोप क्या है, पूरी दुनिया की प्रमुख शक्ति इंग्लैंड हो गया समुद्र के अंदर। इस विजय के उपरांत उसने पूर्वी देशों से व्यापार करने की योजना बनाई। पुर्तगाल व हॉलैंड ने भारत से व्यापार कर क्या अर्जित किया, यह इंग्लैंड अच्छे से जानता था। अतः 16वीं सदी के अंतिम दशक में इंग्लैंड के प्रमुख व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और 31 दिसंबर 1600 में उन्होंने इंग्लैंड की सरकार से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। रानी एलिजाबेथ से इस प्रकार का अधिकार पत्र प्राप्त कर, चार्टर जिसको हम कहें, अंग्रेज भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का प्रयास करने लगे। कंपनी के कार्यों के संचालन के लिए एक गवर्नर की व्यवस्था कर दी, जिसे 24 सदस्यों की समिति, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसको हम कहेंगे, वो एक जो काउंसिल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की है, वो उसकी सहायता से गवर्नर भारत में व्यापार चलाने के लिए एक इस प्रकार का इनकी एक पॉलिसी बन गई। प्रारंभ में इंग्लैंड के व्यापारियों ने भी पूर्वी द्वीपों के मसालों के व्यापार से लाभ अर्जित करना चाहा, परंतु वहाँ जो हॉलैंड के लोग थे, डचों ने उनकी दाल नहीं गलने दी। वो जो एरिया था विद्यार्थियों, सुमात्रा, जावा, उस एरिया की बात हम कर रहे हैं, मलाक्का। इस कारण अंग्रेज हॉकिंस, और उससे पहले मैं आपको बता दूं तो अंग्रेज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनको अपना ध्यान भारत पर ही केंद्रित करना होगा। तो फिर जो हॉकिंस है उसने 1608 में भारत के मुगल सम्राट जहांगीर से मीटिंग की, और अपने शासक इंग्लैंड का जो उसका राजा था हॉकिंस का, जेम्स प्रथम का पत्र जहांगीर को दिया, जिसमें अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। हॉकिंस भारत में 3 साल तक रहा, बड़ा डिप्लोमेटिक था। उसने मुगल सम्राट के साथ मधुर संबंध स्थापित कर लिए, परंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण
वह व्यापार करने की अनुमति प्राप्त नहीं कर सका। भाग्यवश 1612 में सूरत के समीप स्वाले नामक स्थान में अंग्रेज़ों ने पुर्तगाल के जहाजी बेड़े को करारी मात दी और 1613 है यानी अगले ही साल उन्होंने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। भारत के पश्चिमी तट पर 17वीं सदी में सूरत व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। अतः अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की। 1615 में सर थॉमस रो भारत आया और उसने मतलब वो भी बड़ा डिप्लोमेसी वाला आदमी था, डिप्लोमेटिक था, बड़ा कूटनीतिज्ञ था। लैंग्वेज बड़ी उसकी अच्छी थी, बहुत मीठा बोलता था, बहुत अदब वाला व्यक्ति था, शिष्टाचार वाला व्यक्ति था। वो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में रहकर उसने यहाँ पर आगरा, अहमदाबाद, भड़ोच व मछलीपट्टम आदि स्थानों में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने की आज्ञा प्राप्त कर ली, परंतु सूरत ही उनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना रहा। विद्यार्थियों, आपसे एक आग्रह है, फर्स्ट ईयर में जब आप हमारे संपर्क में रहते हैं, हम फर्स्ट ईयर से हम आप लोगों को एक बात सभी विद्यार्थियों से कहते हैं, और फर्स्ट ईयर में तो हम हमारे विद्यार्थियों को मैप देते भी हैं, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, लेकिन फर्स्ट ईयर से ही देना प्रारंभ कर देते हैं। अब चूँकि अपना इंटरेक्शन फिजिकली नहीं है, तो मैप जो है हम बार बार आपको प्रेरित करते हैं कि आप एटलस खरीदें और आप जो अपने ऐतिहासिक नक्शे हैं उनको आप देखें, ऐतिहासिक मानचित्रावली वो आप देखें, और कोई भी टॉपिक पढ़ें तो आपके सामने वो मैप होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि आगरा, तो आप मैप में देखें आगरा, अहमदाबाद, ये सब स्थान कहाँ कहाँ पर हैं। इससे आपको इतिहास बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। ये हम हमेशा आपको बीच बीच में कहते रहते हैं, और आप में से बहुत से विद्यार्थी एटलस खरीद भी चुके हैं, मैं जानता हूँ, जो फर्स्ट ईयर से जो विद्यार्थी क्लास में लगातार आ रहे थे और कोरोना के कारण डिस्टर्ब हो गया, लेकिन उम्मीद है कि जो क्लास में नहीं आ पाए थे उन्होंने भी मैप खरीदे होंगे, और नहीं तो आप खरीद लीजिए। ऐतिहासिक मानचित्रावली के नाम से पुस्तक आएगी, एटलस भी है लेकिन एक ऐतिहासिक मानचित्रावली भी वो। तो हमें इतिहास के विद्यार्थियों को मैप देखना बहुत आवश्यक होता है। तो हम बात कर रहे थे कि थॉमस रो ने यहाँ पर आकर के और जहांगीर पर अपना प्रभाव स्थापित करके आगरा, अहमदाबाद, भड़ोच, मछलीपट्टम यहाँ पर व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने की आज्ञा प्राप्त कर ली, लेकिन उनका जो प्रमुख जो कॉमर्शियल सेंटर रहा वो सूरत ही रहा। थॉमस रो ने जो मतलब उसकी जो पॉलिसी थी और उसकी जो धारणा थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना ध्यान केवल व्यापार तक ही केंद्रित रखना चाहिए और यहाँ सैनिक कार्यवाही से बचना चाहिए, क्योंकि व्यापार और युद्ध दोनों परस्पर भिन्न हैं। तो अगले 60-70 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी इसी मोड पर कार्य करती रही, लेकिन बाद में धीरे धीरे अंग्रेज़ भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं और फूट डालो और अवसर का लाभ उठाओ, इस नीति पर कार्य करते हैं और उसमें वो सफलता भी प्राप्त करते हैं, और धीरे धीरे बंगाल के रास्ते से प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध और उसके बाद में भारत की एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन जाते हैं, और भारत में 1947 तक वो बने रहते हैं। उसका आपको ध्यान ही है कि कितना लंबा हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चला, और फिर वो लोग यहाँ से इतने कड़े प्रतिरोध और बड़े त्याग और बलिदान देशवासियों के, हमारे अमर शहीदों के, उसके बाद में वो यहाँ से जाते हैं। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं
अगली यूरोपीय शक्ति की फ्रांसिस। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन सबसे बाद में हुआ। प्रारंभ में फ्रांसीसियों की सामुद्रिक व्यापार में कोई रुचि नहीं थी, परंतु पूर्वी व्यापार से पुर्तगाली, डच और अंग्रेज़ों को जब वो अतुल धनराशि बटोरते देखते हैं वो, तो फ्रांसिस का ध्यान भी इस ओर आकर्षित होता है और वो भी इस लालच के कारण इधर खिंचे आते हैं। 1664 ईस्वी में मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करने तथा भारत एवं पूर्वी प्रदेशों के साथ व्यापार करने के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में कॉलबर्ट के विशेष प्रयत्नों से होती है। लुई 14वें का शासनकाल, विशेष जो प्रयत्न है कॉलबर्ट के हैं और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। यह स्पष्ट है कि यह कंपनी अंग्रेज व पुर्तगाली कंपनी की तरह गैर सरकारी कंपनी नहीं थी, अपितु एक सरकारी कंपनी थी। विद्यार्थियों, यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न निकलता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये इनमें से कौन सी कंपनी जो है वो सरकारी कंपनी? तो हम कहेंगे कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सरकारी कंपनी है। भारत में फ्रांसीसियों ने 1668 में फ्रांसीसी केरो के प्रयासों से सूरत में कंपनी स्थापित की। इसके उपरांत 1669 में मछलीपट्टनम, 1673 में पांडिचेरी, यहाँ पर अपने उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, कोठियाँ स्थापित की। 1693 में डचों की प्रबल शक्ति के सामने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को समर्पित कर देना पड़ा, परंतु 1697 में रिजविक की संधि के अनुसार पांडिचेरी फ्रांस को वापस मिल गया और मार्टिन इसका गवर्नर नियुक्त हुआ। उसने पांडिचेरी को भारत में फ्रांसीसियों का प्रधान केंद्र बना दिया। जो पांडिचेरी फ्रांसीसियों को समर्पित करनी पड़ गई थी 1693 में डचों को, अब मार्टिन के प्रयास हुए और वो फ्रांसीसियों का प्रमुख सेंटर हो गया। फ्रांसीसियों ने 1710 में बंगाल के चंद्रनगर में भी अपनी व्यापारिक कोठी का निर्माण करवाया, जो आगे चलकर पूर्वी भारत में फ्रांसीसी व्यापार का प्रमुख केंद्र बनी। तो विद्यार्थियों, अब जो भारत में यूरोपीय शक्तियों की उपस्थिति की बात है, सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीस आए, लेकिन पुर्तगाल और डच जल्दी यहाँ से आउट हो गए। मेरा मतलब है कि वो लोग आउट हो गए और अब जो यहाँ जो खिलाड़ी बचे हैं वो बचे हैं इंग्लैंड और फ्रांस, जो भारत में काफ़ी उन्होंने राजनीतिक यहाँ हस्तक्षेप किया और उनका आपस में यहाँ पर संघर्ष भी हुआ और उस संघर्ष में अंततः जो विजय है वो अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई और फिर फ्रांसीसी भी यहाँ से चले गए और अंग्रेज़ यहाँ पर बने रहे, जो 1947 तक इस देश में वो शासन करते रहे। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।